अच्छा चलिए, सीधे चलते हैं 1960s के आखिर में। कैलिफोर्निया का वो दौर, सुनसान सड़कें और एक ऐसी दहशत जिसने क्राइम हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम किसी आम क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कातिल की जिसने अपनी कहानी, अपना नैरेटिव खुद कंट्रोल किया और पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया, बिना किसी शोर शराबे के। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। ये सिर्फ एक आम सेंटेंस नहीं था दोस्तों। ये एक ऐसी सरसराहट थी जो खून से सने उन खतों में गूंजती थी जिसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, एक आदमी जो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसका नाम, उसका बनाया हुआ ब्रांड उसके जुर्मों से भी ज्यादा लंबा जिए। सेक्शन 3 द फर्स्ट स्ट्राइक्स। देखते हैं कि आखिर ये आतंक शुरू कहां से हुआ। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और देखिए कि कैसे ये सब इतनी तेजी से आगे बढ़ा। दिसंबर 1968, लेक हर्मन रोड की बिल्कुल सुनसान और ठंडी सड़क। डेविड फेराडे और बेटी लू जेनसन पर अचानक फायरिंग होती है। उस वक्त किसी को लगा नहीं था कि यह किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत है। फिर आता है जुलाई 1969, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स। इस बार कातिल का पैटर्न और भी भयानक था। उसने पहली बार एक फ्लैशलाइट की बीम सीधा विक्टिम्स की आंखों पर डाली, उन्हें फ्रीज किया और फिर गोलियां चला दी। डार्लिन फेरिन नहीं बच सकी, लेकिन माइकल मैग्यू जिंदा बच गए। पर पता है इस हादसे में सबसे शॉकिंग क्या था? कातिल ने खुद फोन उठाया और पुलिस को कॉल करके इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली। मतलब उसने बकायदा दुनिया के सामने खुद को अनाउंस कर दिया था। सेक्शन 5 लेटर्स फ्रॉम अ किलर। अब मुड़ते हैं उसके सबसे खतरनाक हथियार की तरफ। खूब खून बहाने के बाद भी उसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो जुलाई 1969 में बे एरिया के बड़े अखबारों को ऐसे खत मिलने शुरू हुए जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। वलेहो टाइम्स हेरल्ड, एसएफ क्रॉनिकल और एसएफ एग्जामिनर, इन सब को लेटर्स भेजे गए और हर एक में एक 3 हिस्सों वाला खुफिया क्रिप्टोग्राम छुपा था। डिमांड बिल्कुल साफ और खतरनाक थी। इन्हें फ्रंट पेज पर छापो वरना बहुत बुरा होगा। उसने बेसिकली एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक पब्लिक परफॉर्मेंस, एक मीडिया स्पेक्टिकल में बदल कर रख दिया था। उसने मीडिया को मजबूर कर दिया कि वो उसके डर के खेल का हिस्सा बने। और जब उस 408 सिंबल वाले पहले साइफर को लोगों ने डिकोड किया तो जो मैसेज निकला उसने सबकी रूह कांपा दी। उसमें साफ लिखा था, किलिंग गिव्स मी अ थ्रिल, यानी लोगों को मारना उसे मजा देता है। इस मैसेज ने एकदम साफ कर दिया था कि इन्वेस्टिगेटर्स का सामना किसी आम कातिल से नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्विस्टेड सैडिस्ट मानसिकता से है जो इस पूरे खून खराबे को एक खेल समझती है। फिर दिन आता है 2 अगस्त 1969 का। ये वो वक्त था जब उसने फॉर्मली अपने आप को एक ब्रांड दिया। उसने औपचारिक तौर पर अपना नाम रखा ज़ोडिएक, यानी अब वो सिर्फ एक अनजान आदमी नहीं था। उसने अपने आप को एक पहचान दे दी थी, एक ऐसी पहचान जिसने पब्लिक के दिमाग में डर की एक ऐसी मिथोलॉजी सेट कर दी जो आज तक कायम है। सेक्शन 9 एस्केलेशन एंड टेरर। यहां से दरिंदगी की हदें और भी ज्यादा पार हो गईं। लेक बेरियस्सा आते आते उसके तरीके में एक बहुत ही अजीब और डार्क शिफ्ट आता है। ये दिखाता है कि उसकी थिएट्रिकलिटी किस हद तक बढ़ चुकी थी। उसने एक ब्लैक हुड और सनग्लासेस पहने विक्टिम्स ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड को बांधा, एक टोटल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और फिर उन पर चाकू से वार किए। हमले के बाद देखिए उसने क्या किया। उसने उनकी कार के डोर पर अपने क्रॉस सर्कल सिंबल के साथ पिछले हमलों की तारीखें लिख दी और फिर खुद शेरिफ को फोन करके रिपोर्ट किया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये उसकी तरफ से प्योर साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का एक एक्ट था। और फिर ठीक कुछ दिनों बाद 11 अक्टूबर 1969 को प्रेसिडियो हाइट्स में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन का कत्ल होता है। इसने सब कुछ बदल दिया। अब तक वो सुनसान इलाकों में अपने शिकार ढूंढ रहा था, पर इस बार उसने सैन फ्रांसिस्को के बिल्कुल बीचों बीच एक कत्ल किया। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उसने प्रूव करने के लिए विक्टिम की खून से सनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ लिया और उसे खत के साथ आगे भेज दिया। मैसेज एकदम क्लियर था, सड़कों पर और आम भीड़ में अब कोई सेफ नहीं है। सेक्शन 12 साइफर्स एंड पब्लिक फियर। उसके ये दिमागी खेल आखिर थे क्या? और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि कैसे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा था। इन दोनों साइफर्स को कंपेयर कीजिए। 408 साइफर थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया था, जिसने उसके ट्विस्टेड इरादों को एक्सपोज किया। लेकिन जो 340 साइफर उसने नवंबर 1969 में भेजा, बाप रे, उसने तो पूरी दुनिया के माहिर कोड ब्रेकर्स को उलझा कर रख दिया। इसे आखिरकार दशकों बाद 2020 में डेविड ऑरेंचैक, सैम ब्लेक और जाल वैन आइकर ने क्रैक किया।
और पता है उसमें क्या निकला? उस कोड में इन्वेस्टिगेटर्स का खुला मजाक उड़ाया गया था। वो कंटिन्यूअसली उन्हें टॉन्ट कर रहा था। सिर्फ कोड्स ही नहीं, उसने पूरे बे एरिया में डर की एक पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली थी। उसने स्कूल बसेस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां दी, पब्लिकली पुलिस का मजाक उड़ाया और अखबार की हर हेडलाइन को कंटिन्यूअसली डोमिनेट किया। इन्हीं तरीकों से उसने पब्लिक पैनिक को इतना बढ़ा दिया कि हर कोई उसके बारे में ही बात कर रहा था। वो एसेंशियली मीडिया एनवायरनमेंट का एक मास्टर मैनिपुलेटर बन गया था। सेक्शन 15, सस्पेक्ट्स एंड थियरीज। क्लूज बहुत थे, पर जवाब? अब इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ ज़ोडियाक के क्लेम्स और एक्सेप्टेड फैक्ट्स के बीच का बड़ा गैप साफ दिखता है। देखिए, ब्रॉडली एक्सेप्टेड विक्टिम्स हैं 5 डेड और 2 सर्वाइवर्स। पर ज़ोडियाक ने कितना क्लेम किया था? 37 विक्टिम्स। उसने अपने आतंक को भयंकर तरीके से इन्फ्लेट करके दिखाया। एक अनकन्फर्म्ड लिंक चेरी जो बेट्स का भी है, जो 1966 में रिवर साइड में मारी गई। ये थ्योरी एग्जिस्ट ज़रूर करती है, पर यूनिवर्सली कन्फर्म नहीं हुई। ये बताता है कि कितनी बातें असलियत थीं और कितनी सिर्फ हवा। तो भाई, प्रोमिनेंट सस्पेक्ट्स कौन थे? सालों तक इन्वेस्टिगेशन आर्थर ली एलन के आसपास घूमती रही, जो एक वालेहो टीचर थे, पर उनके खिलाफ ठोस सबूत कभी सब्सटेंशिएट नहीं हो पाए। और हाँ, 2021 में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने गैरी फ्रांसिस पोस्ट को ज़ोडियाक डिक्लेयर किया, जिसे काफ़ी हाइप मिला। लेकिन हमें इम्पार्शियल रहकर यह जानना होगा कि लॉ एनफोर्समेंट और FBI ने इस क्लेम को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनके रिकॉर्ड्स में यह केस आज भी ओपन और अनसॉल्व्ड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी पकड़ा क्यों नहीं गया? इसके कई क्रूशियल रीजंस हैं, जैसे कि जुरिस्डिक्शंस का कॉम्प्लिकेशन, केस अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था, फिर उसने लगातार अपने तरीके बदले, कभी बंदूक, कभी चाकू। ऊपर से उसके खत, उन खतों ने पुलिस को एक अटेंशन के लूप में उलझाया और डिस्ट्रैक्ट किया। और देखते ही देखते थ्योरीज का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया जहां हार्ड प्रूफ कहीं खोस आ गया। यही इनकंसिस्टेंसी और मैनिपुलेशन उसका सबसे बड़ा शील्ड साबित हुई। सेक्शन 19, अन अनसॉल्व्ड लेजेंड, एक ऐसी हिस्ट्री जो मिटाए नहीं मिटती। एक बात तो पूरी तरह से तय है कि ज़ोडियाक सिर्फ मर्डर्स नहीं कर रहा था, वो अपना मिथ क्रिएट कर रहा था। उसने छुपने के बजाय डिलिबरेटली अखबार की हेडलाइंस में जिंदा रहना पसंद किया। लोगों की जान लेकर उसने अपनी एक ऐसी डार्क और ट्विस्टेड कहानी लिखी जो आज तक अमर है। उसने डर को इतनी बखूबी वेपनाइज किया कि अनरिजॉल्व्ड मर्डर्स की ये लिस्ट आज एक डार्क एंड्योरिंग लेजेंड बन चुकी है। और इस सब के बाद आज हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुकते हैं जो सच में दिमाग हिला देता है। जरा सोचिए, क्या ज़ोडियाक वाकई में कोई एक हाईली कैलकुलेटिंग इंसान था, या फिर वो सिर्फ डर, पैनिक और मीडिया हाइप का एक ऐसा ऑब्सेशन बन चुका था जिसे इस सोसाइटी ने और खुद हमने अपने दिमाग में इतना बड़ा कर दिया? एक ऐसी मिस्ट्री जो उस आदमी की जिंदगी से कहीं ज्यादा लंबी चल गई, जिसका असर आज भी कायम है। बस इसी सवाल के बारे में सोचिएगा।